आ जाओ भैया। अपन ने ना पिछली कक्षा में शुरू कर दिया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि, या दूसरे रूप में बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की। ठीक बात है। में अपन ने देखो एक चीज में अपन ने कही थी कि सिलेबस है उसके आधार पर अपने को दो भागों में पढ़ना था। स्टैटिक विद्युत की यानी कि स्थैतिक विद्युत की, और दूसरा अपने को पढ़ना था करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। तो अपन ने सबसे पहली कक्षा में तो कुछ एक इम्पोर्टेंट चीजें जो है फंडामेंटल वो देखी थी, साथ में अपन ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट कर दिया। तो अपन देखते हैं सबसे पहले तो कि पहली कक्षा में क्या क्या देखा था भाई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को इतना मिल रहा है बाकी ऊर्जाओं कंपेयर। चार्ज क्या चीज है, दाताग्राही मतलब कि चार्ज जनरेट हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था आवेश, वो कैसे हो रहा था। लगभग इसका मोटा मोटी चीज को घर्षण है, जो अतिरिक्त ऊर्जा मिल रही थी। एक एटम था वो दे दे रहा था अपना इलेक्ट्रॉन, उसको दाता बोला, उसने किया इसलिए वो पॉजिटिव हो गया था। एक ने ले लिया था, एक दे रहा है तो कोई तो लेगा, ने लिया उसको हमने ग्राही किया, ग्राही कहा था यानी रिसीवर, और वो नेगेटिवली चार्ज हो गया था, ऋणात्मक। फिर अपन ने मटेरियल देखे थे कुछ एक पदार्थ, इस आधार पर भैया आवेश को प्रवाह करने देते हैं कि नहीं देते हैं। इस आधार पर तीन तरीके के देखे थे, इंसुलेटर, कंडक्टर, कंडक्टर, चालक, चालक और अर्धचालक। फिर इसी से रिलेटेड एक चीज, एनर्जी बैंड गैप थ्योरी, ये क्या थी वो थोड़ा ध्यान से याद रखें। एनर्जी बैंड गैप थ्योरी में अपन ने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में, उनको दो भागों में तोड़ा था। ने कहा था कि भाई कुछ एक इलेक्ट्रॉन है उनमें ऊर्जा काफी कम है, इतनी कम है कि वो अपना बंधन नहीं तोड़ पा रहे हैं, और कुछ एक इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा ऊर्जा के साथ हैं कि उन्होंने अपना बंधन तोड़ दिया है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जो कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन थे जो बंधन में बंधे हुए थे, उनको तो हमने कहा ये है वैलेंस बैंड वाले, संयोजक बैंड वाले इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसे बनाया था ना। ये कम ऊर्जा वाले हैं उनको तो हमने कहा था संयोजक बैंड वाले, वैलेंस बैंड वाले। और एक उच्च ऊर्जा में हमने कहा था कि भाई ये हैं, ये कंडक्शन बैंड वाले हैं, चालक बैंड वाले। और बीच में जो ऊर्जा का अंतर है इन दोनों के बीच, तो हमने कह दिया था कि एनर्जी बैंड गैप, है ना। यानी कि कितना गैप है एनर्जी का, बैंड की एनर्जी में कितना गैप है। ठीक है, बैंड गैप एनर्जी, ये चीज को बोली थी। और इसके आधार पर फिर हमने देख लिया था चालक, कुचालक और अर्धचालक। फिर देखो जब ये चीज कंप्लीट हो गई थी तो अपन ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आए थे, स्थैतिक विद्युत में। तो हमने सबसे पहले कूलाम का नियम देखा था, जिसमें अपने को समझ आया कि बल का जो मान है वो के 1/2 अपॉन आर स्क्वायर ये मिलेगा, दो आवेशों के बीच बल लगेगा। और दूसरी इसमें एक चीज ये देखने को मिलती है कि ये जो बल लगेगा इसकी प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, आकर्षण का होगा या रिपल्शन का होगा, मतलब प्रतिकर्षण। तो हमने कहा दोनों ही होते हैं, ये डिपेंड करता है चार्ज कैसे। अगर दोनों एक ही प्रकृति के चार्ज हैं, एक ही तरह के हैं, यानी दोनों या तो धनावेशित हैं या दोनों ऋणावेशित, तब तो उनमें क्या हो रहा था, रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण। और अगर दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं, यानी एक माइनस एक प्लस, तो उनके बीच में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन। बात है, ये अपन ने समझा था। और देखो सृष्टि का नियम है, जब भी कोई एक ही प्रकृति के लोग आपस में बंध जाए ना, उनमें आकर्षण हो ही नहीं सकता। एक ऊंचो देगी दूसरो ही ऊंचो देगी जन भाई साहब, बट कोई आकर्षण को नहीं, प्रतिकर्षण ही, वो घर टूट। और अगर दुनिया की प्रकृति अलग अलग हुई ने, नेचर एक ऊंचो देख रही हो तो बिन टाइम दूसरो नीचे देखे तो भाई बीच आकर्षण वो घर चाल जाओ। किया ही करे बडेरा, यार वो ऊंचो देखे तो तू तो नीचो देख, है ना। तो दोनों अलग अलग प्रकृति के हुए तब तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन, और सेम हुए तो रिपल्शन, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण। के बाद में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया था, सेम ग्रेविटेशनल वाला। फिर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख ली थी कि वो रेखाएं हैं जिनको किसी आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर लगाए गए बल की दिशा बता रही थी, इमेजिनरी लाइंस की पर्टिकुलर पॉइंट पर
चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन बता रही थी, है ना। और इसकी अपन ने कुछ एक प्रॉपर्टीज देखी थी। में सबसे पहले तो हमने कहा था कि ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी एक दूसरे को कभी काटती नहीं। दूसरा हमने कहा था कि भाई साहब ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, बंद घेरा कभी नहीं बनाएंगी, ठीक है। तीसरा अपन ने कहा था कि डेंसिटी को लेके, घनत्व को लेके, और हमने कहा था कि जितना आप चार्ज के पास से देखोगे उतना घनत्व ज्यादा होगा, और जितना चार्ज से दूर जाते जाओगे घनत्व कम होता जाएगा। फिर अपन ने चौथी चीज और पांचवी चीज जो दो और मेरे को बतानी थी वो दिमाग से निकल गई थी, आज बता दे रहा हूँ। चौथी चीज ये है कि ये जो रेखाएं हैं, ये जो लाइंस है, वो हमेशा कंटिन्यूअस होंगी, सतत होंगी। ऐसा नहीं है कि बीच में से टूटी होंगी। कहने का मतलब, मान लो ये कोई आवेश है, में से अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, जैसे कि ये ऐसे निकलते हुए ना, मान लो यहाँ तक तो है, फिर इतनी दूरी में नहीं है, फिर वापस आने लग। तो अब आप खुद सोचो, ये जो लाइन है वो बता क्या रही है भाई। इस पॉइंट पे बल की दिशा कैसी होगी, उधर पॉइंट पे बल की दिशा कैसी है, उधर। कुल मिला के बल की दिशा बता रही है। मेरे को एक चीज बताओ, बल की दिशा तब बताएंगे ना जब बल होगा, यानी कि जहां जहां दिशा बता रही है वहां वहां ये बल लगा पा रहा है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे अगर ये लाइन टूटी हुई है तो क्या समझ आ रहा है, ये वाला जो एरिया है जहाँ पे ये लाइन नहीं, का मतलब वहां किसी प्रकार के बल की कोई दिशा ही नहीं है, और दिशा नहीं है इसका मतलब यहाँ कोई बल ही नहीं है। बल क्यों है, ये तो यही कह रहा है। तो आप खुद सोचो, ये एक आवेश है जिसकी औकात इतनी है, वो कहाँ तक बल बता पा रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक ये बल लगा पा रहा है, लेकिन टूटी हुई है इसलिए हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ तक बल बता पा रहा है, फिर नहीं बता पा रहा है, फिर ये वापिस बल बता रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या भाई? जिसकी औकात 10 किलोमीटर की है, वो 6 किलोमीटर पे क्यों नहीं बल लगा पाएगा? और मान लो इसकी औकात सिर्फ इतनी ही है, सिर्फ इतनी ही, इसके इधर इधर इतनी औकात है, तो फिर वहां पे भी बल नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर यहाँ बल है, यहाँ बल है, तो बल तो यहाँ पे भी हो, और अगर यहाँ बल नहीं है तो फिर यहाँ भी नहीं हो। ये बात समझ आई? तो इससे ये प्रूव होता है कि ये सतत होगी, हमेशा कंटिन्यूअस होगी, बीच में से टूटती नहीं होगी, ठीक है। और एक चीज और है कि ये हमेशा प्लस चार्ज से, प्लस आवेश से निकलती हुई दिखेंगी, और माइनस चार्ज के अंदर घुस, माइनस के माई बढ़ दी, और प्लस हूं बारे निकली, ठीक है ना। ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो माइनस से निकल रही है और प्लस में घुस रही है। मतलब कि ऐसी कोई लाइन नहीं हो सकती कि माइनस निकल जाए और प्लस वाले के माई बढ़ जाए। हमेशा प्लस निकलेली और माइनस के माई बढ़ती हुई दिखेगी। तो ये 5 प्रॉपर्टी अगर कभी मेंस में आए तो अपने को लिख देनी है। फिर फ्लक्स देख ली थी, सतह में से निकलने वाली फील्ड लाइंस की थी। फिर गॉस का नियम था कि पूरी बॉडी में अगर अलग अलग जगह चार्ज बिखरा हुआ हो तो उसको एक चार्ज मान लो, और वो एक चार्ज कैसे मान लो, उन सबको जोड़ लो, तो जो कुल मिला के चार्ज आया है, अब आप बता पाओगे कि उस पूरी बॉडी में से कुल मिला के कितना फ्लक्स निकलेगा, वो उस कुल चार्ज का समानुपाती। बस इतना अपन ने पहली कक्षा में देख लिया। अब आज की कक्षा में सबसे पहले अपन ये देख लेंगे क्या क्या देख। सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। स्टैटिक तो देख लिया, करंट मतलब धारा विद्युत की, ठीक है। सबसे पहले ये क्या होती है, फिर विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसके बाद में अपन वो धारा के प्रकार यानी वो उसी में। फिर अपने पास दो चीजें और आएगी, एक विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक चीज आती है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। क्या चीज, विभवांतर। देखो एक चीज यही बता देता हूं मैं, कहीं पे भी हिंदी मीडियम को जोर ही नहीं देना है। विभव और विभवांतर, ठीक है। एक होता है विभव और एक होता है विभवांतर। विभव को तो कहते हैं पोटेंशियल, और विभवांतर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है।
यही जो अपन नॉर्मल भाषा में बात करते हैं ना, यहाँ वोल्टेज इतना है, यहाँ वोल्टेज डिफरेंस इतना है, ये वोल्टेज और ये पोटेंशियल ये पर्यायवाची हैं, अलग अलग नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज डिफरेंस एक ही चीज है, पोटेंशियल और वोल्टेज एक ही चीज। ठीक है, अपने विभव और विभवांतर या वोल्टेज एक ही चीज, ये यही बता रहा हूँ। उसके बाद में अपन दो नियम देखेंगे, एक होगा ओम का नियम और दूसरा होगा अपने कुल का नियम। ठीक है, अब जब ओम का नियम देखेंगे तो उसमें एक चीज निकल के आती है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की क्या चीज, ये भी देख मोटा मोटी आज ये देखेंगे। अब अपन शुरू करते हैं, पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, देखिए धारा विद्युत की किसे कहते हैं, क्या चीज, धारा किसे कहते हैं। ठीक है, देखो अपन ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि स्थैतिक विद्युत की एक परिभाषा देखी, क्या थी कि कोई भी चार्ज, पहली चीज तो वो इमोबाइल है, यानी कि आलसी है, चल नहीं रहा, पड़ा है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है ये जो आवेश है कभी कभार चल रहा है, महीने में एक आध बार, यानी कि टेम्पररी मूवमेंट ये कर रहा है। इस प्रकार का जो चार्ज होता है उसको अपन स्थैतिक विद्युत में काउंट करते हैं। और फिर इस प्रकार के चार्ज के द्वारा जो भी विद्युत क्षेत्र और इससे रिलेटेड चीजें हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग करनी है, वो अपने कहाँ होती है, स्थैतिक विद्युत में। चार्ज स्थिर है, चल नहीं, हाँ थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउड है, वो है टेम्पररी। जैसे अपन ने एग्जाम्पल देखा था, बादलों में से लगातार नहीं गिरती है, एक दो सेकंड में पड़ी, काम खत्म, आपकी शांति। ठीक है, तो जहां चार्ज जो है वो स्थिर अवस्था में है और अपन बाकी गणनाएं कर रहे हैं, जहां चार्ज स्टैटिक है और अपन बाकी जो कैलकुलेशंस हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वो कर रहे हैं, तो वो तो क्या चीज होगी, स्थैतिक विद्युत का एकदम अपोजिट है धारा विद्युत। क्या है, करंट इलेक्ट्रिक, एकदम अपोजिट है। कैसे, पहली चीज, यहाँ पे जो आवेश होगा वो हमेशा गतिशील, हमेशा मोबाइल होगा, चलता रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज, ये जो चल भी रहा है ना, ये लगातार चलता हुआ होगा, ऐसा नहीं है रहा है फिर चल रहा है फिर रुक रहा है, नहीं, कंटिन्यूअस मूवमेंट होगा इसमें, कंटिन्यूअस यानी लगातार चलेगा, सतत सतत मूवमेंट होगा इसका। तो धारा विद्युत की का क्या है, ऐसा आवेश जो कंटिन्यूअस मूवमेंट में हो, तो लगातार चल रहा हो। अब इस स्थिति में जो भी अपने को इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की से रिलेटेड गणनाएं करनी है, वो सारी किस में आएंगी, धारा विद्युत की हो गई पर। अब अपन सबसे पहले जब बात आ ही रही है धारा विद्युत, तो अपन ये भी देख लेंगे क्या क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, विद्युत धारा क्या चीज है, ये अपने को, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कुछ एक चीजें, अगर सवाल आता है मेन में तो अपने को क्या क्या लिखना, फिर उनको मैं समझाऊंगा अच्छे। सबसे पहली चीज तो इसकी परिभाषा कि क्या है, आवेश के प्रवाह की दर है, क्या है, आवेश के प्रवाह की दर है, यानी कि चार्ज के फ्लो होने की रेट है, क्या है, फ्लो होने की रेट। तो कुल मिला के आवेश प्रवाह हो रहा है ना, कि दर निकाल लो और आपके पास आ जाएगी विद्युत धारा। कहने का मतलब दर क्या होता है या रेट क्या होती है ये आपको पता है। कोई भी चीज जो यूनिट टाइम में अपन निकाल रहे हैं, इकाई समय में, तो अपन कह देते हैं दर। जैसे कि अपन वेग निकालते हैं, तो वेग क्या है, इकाई समय में तय की गई दूरी तो अपन वेग कहते थे। एक्सिलरेशन, त्वरण क्या है, इकाई समय में तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि इकाई समय में परिवर्तन, यूनिट टाइम में चेंज, वही तो दर है। यानी कि जब भी दर निकालो तो क्या है, इकाई समय में। ठीक है, इकाई समय,
दर का मतलब ही यही है। इसी परिभाषा को अगर दूसरे रूप से लिखना हो तो ये लिख सकते हैं, कई समय में जितना आवेश प्रवाहित हुआ है, आवेश का प्रवाह हुआ है, कई समय में जितना आवेश का प्रवाह हुआ है उसको अपन कहते हैं विद्युत धारा। यानी कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज तो हुआ है, यूनिट टाइम में फ्लो होने वाला चार्ज या इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा। पहली तो हो गई ये परिभाषा। ठीक है, इकाई समय का मतलब ये हो गया। फिर मान लो मैं कहता हूँ कुल चार्ज है जो ये प्रवाहित हो रहा है, मेरे कुल मिला के क्यू चार्ज प्रवाहित हुआ है, और ये कुल मिला के प्रवाह होने में इसको समय लगा है टी सेकेंड। तो मैं कहूंगा मेरी करंट का मान, विद्युत धारा का मान आएगा कुल समय बट्टा कुल उस लगा समय, कुल चार्ज बट्टा उसमें कुल लगने वाला समय। ये हो गया इसका सूत्र। इसमें दूसरी चीज जो ध्यान रखने की है, तो दूसरी बात लिखनी है तो ये है, इसका जो मात्रक है, एसआई मात्रक, कौन सा, एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम में मात्रक वो क्या है, एम्पियर। क्या है, एम्पियर। हालांकि इस सूत्र के हिसाब से देखा ना तो मात्रक क्या बनता है, चार्ज का तो हो गया कूलाम और टाइम तो हो गया सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड होता है ऐसे, तो कहीं आ जाए कूलाम पर सेकंड किसका मात्रक है तो वो विद्युत धारा का ही है। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक है एम्पियर साहब, उनको मान सम्मान देना था तो उन्होंने कहा नहीं, आज से कूलाम पर सेकंड को अपन क्या बोलेंगे, ज्यादातर यही आता है एम्पियर। मान लो किसी का कीड़ा काट गया और जिस हिसाब से आरपीएससी आजकल पूछ दे रही है, इसलिए कूलाम पर सेकंड क्या है, अपने सीधा सूत्र लिख लिया करो। आपको पता है कूलाम मतलब चार्ज और सेकंड मतलब टाइम, टाइम, और ये क्या है, धारा। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, इसका मात्रक क्या है। तीसरी चीज, इसको अगर मापना हो, अगर मेजर करना हो कि किसी परिपथ में, किसी सर्किट में कितनी धारा बह रही, तो अपन जो उपकरण काम में लेते हैं कहते हैं अमीटर या एमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। अगर धारा मापनी है क्रम में आपको जुड़ना पड़ेगा, या कनेक्शन, प्लीज कनेक्शन क्या होता है ये अपन रजिस्टेंस के टाइम में देख लेंगे। ठीक, तीन चीजें ये हो गई, एक हो गई इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, दूसरा अपन ने इसका मात्रक देख लिया, इसको कैसे कौन से उपकरण से माप सकते हैं, और चौथी चीज इसमें जो आपको याद रखनी है वो है इसकी दिशा। दिशा कैसी हो, दिशा के मामले में ना दो तरीके की आंखें हैं, देखने वाले दो हैं। या तो आप जो स्रोत है इस धारा का, जो सोर्स है करंट का, है ना, जैसे बैटरी होती है, जैसे जनरेटर होता है, वो क्या है, स्रोत है, बिजली के स्रोत वही है। तो जो स्रोत है, जो सोर्स है, आंखों से देख लो। ठीक है, या फिर जो आवेश है, कुल मिला के ये है कि आवेश के प्रवाह की दर है, तो जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसकी आंखों से देख लो। तो आप दो तरीके से देख सकते हो, आवेश मतलब फिर से ध्यान रखो इलेक्ट्रॉन, तो जो आवेश है उसकी आंखों से देख लो। तो आप दो तरीके से इसको माप सकते हो। ठीक है, तो दो तरीके से इसकी दिशा आप देख सकते हो। एक तो आंखें हैं आपके स्रोत की, वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमेशा मेरे प्लस से होके माइनस की तरफ जाएगी। यानी कोई बैटरी है के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस वाला होता है, माइनस वाला होता है। हमेशा प्लस से निकलती हुई दिखेगी और माइनस वाले में ये तो हो गया स्रोत की आंखों से, प्लस में घुसेगी, माइनस प्लस से निकलेगी और माइनस में। आवेश की नजर से देखोगे ना तो ये हमेशा ऐसे कहती है कि अगर आवेश दाएं जा रहा है, राइट हैंड साइड,
तो मैं बाएं जाऊंगी, और अगर आवेश बाएं जा रहा है तो मैं दाएं जाऊंगी। अगर आवेश ऊपर है तो मैं नीचे की ओर बहूंगी, और आवेश नीचे जा रहा है तो मैं ऊपर की। कुल मिला के ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का जो डायरेक्शन है, आवेश के जो प्रवाह का जो दिशा है, ये विपरीत होती है। ये बात क्लियर हुई। ये कुछ 4-5 चीजें। अब दिशा पे थोड़ा सा अपन और ध्यान देते हैं समझने के पर्पज से, बाकी लिखना यही है। समझने के पर्पज से अगर ध्यान देना है अपन, देखो क्या है, मान लो ये आपकी कोई डिवाइस है तो आप चला रहे हो, मान लो ये टेबल फैन क्या है, पंखा। अब आप इसको किसी बैटरी से जोड़ दे रहे हो, जोड़ दिया आपने, बात है। अब अगर स्रोत के हिसाब से आपने देखा है तो कैसे दिखेगी ये दिखेगी प्लस से निकल रही है, ये प्लस है, ये प्लस से निकल रही है, आपके उपकरण में घुस रही है, और फिर वापस से निकलते हुए माइनस में। ये कुल मिला के ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो आपकी घड़ी की दिशा है घूमने की, उसके हिसाब से क्लॉकवाइज घूम रही है ना, प्लस से निकली माइनस में घुसी, प्लस से। ठीक है। अब यही दूसरा ये आती है, आप खुद मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा है। एक्चुअली धारा क्या है, आवेश के प्रवाह, और आवेश कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, तो आप खुद बताओ ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, यहाँ से इस प्लस की ओर जाएगा, या इधर से ये माइनस की ओर जाएगा। तो हम क्या कह गया था, और सृष्टि का नियम क्या है, अलग अलग होंगे वो नजदीक आएंगे, आकर्षण हो। तो इलेक्ट्रॉन आएगा प्लस की ओर, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे जाता हुआ दिखेगा, फिर प्लस में घूमता हुआ दिखेगा। तो क्लियर हो रहा है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, समझ रहे हो, घड़ी उल्टी दिशा में। कहाँ से समझ आ रहा है कि धारा प्लस से माइनस है, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस है, विपरीत दिशा। अब ऐसा क्यों हुआ, एक तो आपको इलेक्ट्रॉन का तो समझ आ गया। अब असल में कहानी ये है, बस कहानी है, समझने का नहीं है कि असल में जब ये अमीटर है जो इसको नापते हैं, गैल्वेनोमीटर, ऐसे कुछ एक उपकरण है, बैटरी है, पंखे हैं छोटे छोटे, का आविष्कार पहले ही हो गया था। जब तक कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हो पाता, खोज, जब तक कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो पाती उससे पहले हो गया था। अब इन्होंने कहीं ना कहीं पंखा चला के देख लिया था, उसमें अमीटर उमीटर इन्होंने लगा लिए थे, और इनको ये तो समझ आ गया था कि प्लस से होते हुए माइनस में धारा बैटरी के। अब जब इलेक्ट्रॉन आया, फिर कूलाम ने नियम किए, और उसके बाद में इन्होंने देखा, फिर इनको यही दिखा जो अपन ने है ना, तो दिखा ऐसे। अब थोड़ा कंसेप्चुअली अपन मजबूत होने की कोशिश करते हैं, आगे जो कुछ आएगा अगर ये इतनी सी चीज समझ गए बहुत इजी रहेगा, और रटना नहीं पड़ेगा। हाँ, और कोई दोहरी चीज नहीं बता रहा हूँ, ये तो भागो अभी इसका। क्या है? अब एक चीज देखना, मान लो कि आपके घर में जो स्विच बोर्ड होता है, प्लग ऐसा सा होता है, यहाँ आपके खटके पड़े होते हैं, आपको मान लो फिर से पंखा घुमाना है, या आपका हो गया टेबल फैन। आप क्या करते हो, यहाँ से टेबल फैन का तार उड़ देते हो, और इस खटके को कर देते हो चालू। अब एक चीज सोचो, खुद से पूछ, जब तक खटका बंद था, ऑफ था, तो पंखा घूम नहीं रहा था, और जैसे ही स्विच आपने ऑन किया कि पंखा घूमने लग गया। ऐसा क्या मिला होगा पंखे को कि ये चलने लग गया, और पहले क्या नहीं था इसके पास कि ये चल ही नहीं था। अपन भी चल फिर रहे हैं तो कारण तो ऊर्जा है, खाना खाते हैं ऊर्जा बनती है, अपन चलने लगे। 4 दिन रोटी छोड़ दे, देखो पांचों कौन छोड़ी दे, ऊर्जा खत्म हो। कुल मिलाकर ऊर्जा तो हर चीज को चाहिए, अगर उसको चलना फिरना हिलना डुलना तो, है ना। तो होता क्या है कि असल में होगा कोई ऊर्जा का स्रोत, जैसे यहाँ जनरेटर होता है, वो विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, आपके खटके तक आती है,
अब आपको जिसको देनी है उसको यहाँ जोड़ के खटका चालू कर लेते हो, परिपथ बन जाता है और इसको ऊर्जा पहुंच जाती है, ये घूम। अब जैसे ही खटका चालू करते हो अपनी नजर में तो ये विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है जो फ्लो हो रही है। और वापिस इसको और ढंग से बोलूं तो कुल मिला के ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, आवेशों का प्रवाह है। तो असल में खटका चालू करते ही इन आवेशों को कोई बल मिलता है, वो फिर चलने लगते हैं, वो पंखे तक जाते हैं और वापिस आ जाते हैं। कुल मिला के इन इलेक्ट्रॉनों ने, इन आवेशों ने यहाँ से ऊर्जा उठाई, जगह से इनको ऊर्जा मिली कि पंखे तक ऊर्जा लेके गए, पंखे को ऊर्जा दी और ये अपने जगह वापिस आ गए, फिर ऊर्जा ली, फिर भाई साहब ने दी, फिर आ गए। ऐसे ये चक्कर चलता रहता है। तो कुल मिला के धारा के रूप में या फिर कहो तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के रूप में हो क्या रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। ऊर्जा आप अपने उपकरणों को दे रहे हो, एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो ना। ये बात अगर आपके क्लियर हो गई, मजे ही मजे हैं। अब आप एक चीज, एक इलेक्ट्रॉन कह रहा है मैं इस तरफ ऊर्जा लेके जा रहा हूँ, क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल ये एक जूल ऊर्जा लेके जा रहा है किधर, दाईं ओर, ठीक। और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहता है नहीं जी नहीं, मैं तो बाईं ओर लेके जाऊंगा। दोनों ही है तो इलेक्ट्रॉन ही। मान लो तो एक जूल, और आपका पंखा पड़ा यहाँ इंतजार कर रहा है कि भाई कोई तो ऊर्जा दो, कोई तो दे दो, मैं घूमना शुरू करूं, तुमको हवा दूं। हाँ, मजे हो गए इन दोनों के। एक कह रहा है मैं पंखे को दूंगा, एक कह रहा है मैं नहीं। एक एक जूल लेके जाना चाह रहा है, एक एक जूल वापिस लेके आ रहा है। कुल मिला के पंखे को ऊर्जा मिलेगी क्या, एक टांग मुंडे में रोटी को कुओ दे रही हो और इतने में दूसरा वहां से मुंह से उठा दे रहा है, आपके अंदर घुसी क्या कुछ नहीं, ऊर्जा तो जीरो हो गई, पंखा घूमा ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पंखे तक ऊर्जा को पहुंचना है तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक ही दिशा में चलना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई। तभी ये दोनों एक जूल के 2 जूल की ऊर्जा आपके पंखे को दे देंगे। यानी कि आवेशों का प्रवाह एक ही दिशा में होना चाहिए, जितने भी आवेश हैं वो सभी एक ही दिशा में चलें, तो फिर विद्युत धारा बह गई, इसका मतलब ऊर्जा पहुंच गई। ये बात क्लियर हुई। तो मैं समझाऊं या फिर ये कहूं, अगर एक ही दिशा में जितने भी आवेश हैं वो सारे चलने लग गए, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन उल्टी डायरेक्शन हो गई विद्युत धारा की। एक बात होगी। अब ये इतनी रामायण अपन ने समझना जरूर। जैसे अपन ने बात की थी, कोई चालक होता है, कोई कंडक्टर होता है, मान हमने कहा था कि मुक्त आवेश यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे पड़े, कोई कमी नहीं, भरे पड़े। बात इतनी है कि अगर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होना है, इन सभी आवेशों को एक दिशा में भागना पड़ेगा। चाहे आप इधर भागो या फिर चाहे आप इधर भागो, लेकिन सारे के सारे एक साथ भागो। दाईं ओर जाओ तो सारे जाओ, बाईं ओर जाओ तो सारे जाओ, ऊपर जाओ तो सारे जाओ, नीचे जाओ सारे जाओ। कुल मिला के दिशा एक होनी चाहिए सभी इलेक्ट्रॉनों की। और जब दिशा एक हो गई, धारा बह जाएगी, ऊर्जा पहुंच जाएगी। अब आप मेरे को बताओ, पढ़े पढ़े तो कभी कोई दिशा अपनी ही नहीं बदलती, अपनी पढ़े ही रहे, अगर कोई मोटिवेशन ना मिले या कोई जूता ना मारे, कोई ना कोई फोर्स अपने को भी करता है, तभी अपन एक दिशा में भागते हैं। कुल मिला के इनको भी किसी ना किसी प्रकार का बल चाहिए, चाहे वो इनको इधर धक्का दे, इधर दे, या ऊपर दे, नीचे दे, पर किधर तो दे, बल तो लगेगा। तो अपन मानते हैं कि कोई एक बल इनको इधर धक्का दे रहा है सबको। उस बल को अपन कहते हैं, ये फोर्स जो है इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव, एम एफ, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत का वाहक कर दे, तो विद्युत को प्रवाहित कर दे, ऐसा बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रॉनों को मोटिव कर दे, मोटिवेट कर दे, ऐसा बल। या अब चलो बहुत हो गया, धारा प्रवाहित करो, ऊर्जा दो। एक चीज तो अपने को समझ आई कि भाई साहब कोई ना कोई बल है जो इनको एक दिशा में चला रहा है
और धारा का प्रवाह हो जा रहा है। ये बात क्लियर हो जाती है। दूसरा, इससे एक चीज और सीख, वो ये है भाई धारा का प्रवाह जो हो रहा है कि भी कोई ना कोई दिशा है, और वो दिशा ये इलेक्ट्रॉन और खासकर ये ईएमएफ तय कर रहा है। भाई ईएमएफ यही तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को इधर भगाता हूँ तो धारा इधर आ गई। इलेक्ट्रॉन अगर यही ईएमएफ इस तरफ लगा होता तो इनको ऊपर धक्का देता तो धारा नीचे की ओर आने लगती। कुल मिला के ये बल क्या कर रहा है? दो काम कर रहा है। ईएमएफ क्या कर रहा है? दो काम कर रहा है। एक तो आवेशों को धक्का दे रहा है, यानी कि इनको चलने को मजबूर कर रहा है, मोबाइल कर रहा है। दूसरा, इनके मोबाइल की वजह से ही धारा की दिशा तय हो रही है। ये एक ही चीज लेकिन दो पॉइंट में लिख रहा हूं ताकि दोनों कंसेप्ट आपको समझ आए। तो ईएमएफ ने दो काम किए, आवेश को धक्का दे दिया, आवेश का चलना हो गया, इसी चलने को हमने धारा कह दिया, और धारा आवेश के प्रवाह के उल्टी दिशा में चल, तो धारा की दिशा भी और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह का कारण भी दोनों ये ईएमएफ ही कर। ठीक, सर यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ रही है। एक चीज और समझ, तो जो धारा की अब अपन बात करेंगे ना, दो प्रकार की होती है। दिशा के आधार पर ही है, धारा की दिशा कैसी के आधार पर अपन विद्युत धारा को दो टुकड़ों में देखते हैं। एक होती है डायरेक्ट करंट यानी कि दिश धारा, ठीक है। दूसरी होती है अल्टरनेटिंग करंट, इसी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, डायरेक्ट करंट तो ये कहती है, डायरेक्ट करंट तो हम उसे कहते हैं जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन समय के साथ में अपनी दिशा में कोई बदलाव नहीं करते। चाहे आप जिस समय खटका चालू किया है उस समय के 10 मिनट बाद देखो, चाहे 20 मिनट बाद देखो, चाहे 2 दिन बाद देखो, जब तक खटका चालू है तब तक ये अपनी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करता। आवेश में परिवर्तन नहीं होगा दिशा में, तो धारा की दिशा में भी परिवर्तन की बहती रहेगी। कहने का मतलब है समय के साथ में धारा की प्रवाह की दिशा में, धारा प्रवाह दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। यानी टाइम के साथ में इलेक्ट्रिक करंट है कि डायरेक्शन कोई चेंज, अगर ऊपर की ओर बह रही है तो वो हमेशा ऊपर की ओर ही बह रही है, वापिस नीचे की तरफ कभी नहीं बहे, है ना। फोटो बनती है तो ऐसे कुछ बनाते हैं ग्राफ। मान लो ये समय है आपका एक्स एक्स, इधर अपन लिख देते हैं दिष्ट धारा या डी। 0 सेकंड पे भी ये यहाँ चल रही थी ऊपर की ओर, 10 सेकंड बाद भी यही है, 2 घंटे बाद भी यही है, 30 घंटे बाद भी यही है, जब तक खटका चालू है वो ये बनती है इसकी फोटो। एक ही दिशा में, एक ही दिशा में क्यों है? क्योंकि ईएमएफ जो बल लगा रहा है उन पे वो भी नहीं बदला होगा, वो उनको एक ही दिशा में भेज रहा था इसलिए वो जा रहे थे बेचारे। ये हो गई आपकी दिशा। प्रत्यावर्ती धारा का क्या सिस्टम है? इसी का सिस्टम ये है कि ये समय के साथ में, समय के साथ में अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। फिक्स्ड समय के साथ में, यानी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है, एक समय अंतराल, हर उस समय के बाद में ये अपनी दिशा में बदलाव करेगी। अब एक चीज सोचो, आपको नहीं लग रहा थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है मामला? मैंने पहले कहा था कि दिशा एक ही चलनी, अब मैं कह रहा हूँ नहीं, दिशा ऐसे भी है और ऐसे भी है, फिर भी धारा बह रही। थोड़ा सा ध्यान, मैंने तब ये कहा था कि धारा के प्रवाह के लिए क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में होने चाहिए, संगठित हो, चाहे दाएं जाए चाहे बाएं जाए, धारा बह जाएगी। मेरा कहने का मतलब यही था, ये नहीं था कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तब भी धारा बहेगी, नहीं, तब नहीं बहेगी।
धारा बहने का मतलब है सारे के सारे जिस समय पर भी एक दिशा में चल रहे होंगे धारा उस दिशा में बह जाएगी दिशा। और जैसे ही एक समय बाद वो एक दिशा में फिर लेकिन सारे के सारे चलने लगे धारा फिर उस दिशा में बहने लग जाएगी। ठीक है, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में इन आवेशों के प्रवाह की दिशा बदल जाती है, यानी कि धारा की दिशा बदल रही है कि फिक्स टाइम इंटरवल में करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वो क्यों होगा? फिर से वो जो बल लग रहा था ना वो कीड़े गिर रहा है। वो फिक्स टाइम इंटरवल पे पहले इधर प्लस था फिर इधर प्लस हो जाएगा। तो फोटो में अगर देखें तो इलेक्ट्रिकली मान लो ये एक बैटरी पहले इधर प्लस था, ठीक है, यहाँ माइनस था, आपका ये पंखा था, ये आपका। अभी इस समय पे आप देखो धारा कैसे जा रही है, ऐसे प्लस से बाद थोड़ा टाइम हुआ, मान लो 5 सेकंड बाद, कितने टाइम बाद, 5 सेकंड फॉर एग्जाम्पल, 5 सेकंड बाद में इसके कीड़ा काटा और ये हो गया ऐसे, बार इधर माइनस इधर प्लस और ये पंखे, ठीक है, ये अब ऐसे हो गया है, अब इस तरफ प्लस आ गया, अब धारा की दिशा कैसे हो आ गई। अगले 5 सेकंड बाद फिक्स टाइम इंटरवल, फिक्स समय अंतराल के बाद कि फिर ऐसा हो जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा इधर माइनस हो जाएगा। अब धारा की दिशा कैसे हो गई, फिर वापिस की वापिस वो वैसे, अगले 5 सेकंड बाद ये ऐसे हो जाएगा, फिर 5 सेकंड बाद ये, फिर 5, तो हो क्या रहा है, हर एक फिक्स टाइम इंटरवल बाद में धारा की दिशा में परिवर्तन की फोटो बनती है कुछ। फिर आप ले लो एक्स एक्सिस पर आपका टाइम, ये आपका हो गया एसी करंट, क्या होगी, ये कैसे चलेगी, पहले कुछ समय पर तो ऊपर की ओर जा रही है, ये अभी भी है तो ऊपर ही, फिर थोड़े टाइम बाद में ये नीचे की ओर चलने लगती है, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे ही तो बोलते हैं साइन वेव। साइन, वो कभी नाम सुना हो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा होता है ना उसका फोटो कुछ ऐसा बनता है थीटा के साथ, थोड़ा गणित है बस ऐसे सारा। साइन वेव इतना ध्यान रखें, साइन वेव जो या कोस वेव कुछ अगर ऑप्शन साइन कोस एक जैसे ही, अगर साइन वेव कहीं ऑप्शन में हो तो एसी का जो फोटो बनता है वो साइन वेव। मैं डीप नहीं जाना, ये है फिर 12वीं 11वीं तेल लेने गई वो गणित कोई काम की नहीं। ये फोटो यहाँ तक कोई तो बिल्कुल, अन्यथा अपन बढ़ते हैं आगे की। अपन ने ये देखी, अब अपन इसके उपयोग देख, डीसी के उपयोग क्या क्या है, इतना ध्यान रख, जहां जहां बैटरी का उपयोग हो रहा है तो सारे के सारे डीसी, बैटरी मतलब डीसी, ठीक है, और इस दुनिया में मात्र एक आधी चीज है बैटरी, तो डीसी करंट दे डायरेक्टली, बाकी सारे के सारे चाहे जनरेटर कोई से ले लो आप, तापीय संयंत्र, थर्मल, एयर पावर प्लांट के, हाइड्रो जल वाले आपके, डीजल जो नॉर्मली अपन के सारे एसी करंट बने, हाँ उस एसी से अपन डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन नेचुरली प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से एसी ही होती है ना। तो ये उपयोग, अब आपको ये ध्यान रखना है कहीं पूछ के डीसी, अपने को तो इतना ही ध्यान रखना है जो जो चीजों में बैटरी उपयोग में आ रही तो इसको अब तोड़ के बढ़िया फॉर्मेट में लिख, तो अपन लिखेंगे कम्युनिकेशन सेक्टर में, संचार का जो क्षेत्र है, कौन सा, संचार या संचार का जो क्षेत्र है कम्युनिकेशन, क्या आ जाएगा आपका मोबाइल फोन आ गयो। फिर आप सोचो कि जिससे कोई एक चीज यहाँ से वहां दूसरे को आप समझा पा रहे हो, क्या आएगी, भी तो दूर संचार ही है, और जो भी दिमाग में है लिख देना काफी है। दूसरा आप डोमेस्टिक यूज कह सकते हो, घरेलू, घरेलू में बथेरी चीजें हैं लिख ले,
इन्वर्टर के वहां पे डीसी काम में आ रही है, बैटरी जहां काम आ गई वहां डीसी। ठीक है। और घरेलू में तो भी लैपटॉप लिख देना, लैपटॉप भी तो घरेलू आ गया, बैटरी, जहां बैटरी समझ आए वो लिख दे। ठीक है। ऐसे करके अपने सेक्टर में लिखो तो सेक्टर में लिखो। अब एक सोलर पैनल है, फिर आप लिख लो सोलर, यानी कि इसका अगर आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो पावर जनरेशन, विद्युत का उत्पादन, हाँ, ऊर्जा का उत्पादन, उसमें क्या आ गया, सोलर पैनल। सोलर पैनल होते हैं उनमें जो आ रही है फिर उस बैटरियों से हो रहा है वो सारा। फिर चौथी चीज अगर आपको लिखनी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आजकल चल रहे हैं ईवी, कुल मिला के जहां बैटरी वहां डीसी, फिर आम गाड़ी। अब अगर एसी की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, फिर इन टुकड़ों में तोड़ लेना। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा कम्युनिकेशन में फिर से वही टीवी और मोबाइल है, हालांकि वहां बैटरी काम तो आ रही है पर चार्ज तो आप प्लग में डाल के कर रहे हो, वो तो एसी है, तो उसमें भी यही चीजें लिखनी है। कम्युनिकेशन, टीवी और मोबाइल, उसमें मेडिकल सेक्टर लिख लो। मेडिकल सेक्टर में जैसे एक लिख लेंगे अपन कम्युनिकेशन, फिर अपन लिख लेंगे मेडिकल। अब इसमें एग्जांपल आप दे सकते हो एमआरआई, एक्सरे, वो सारे। तीसरा वापिस विद्युत उत्पादन, यानी कि पावर सेक्टर हो गया आपका, में अपन जो भी उत्पादन कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाइड्रो है, यानी तापीय, नाभिकीय, जल वाले, ये सारे तो उत्पादन हो रहा है। फिर आप वितरण भी तो करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन, एक ट्रांसमिशन भी तो होता है, प्रसारण, है ना। तो पावर सेक्टर में एग्जांपल लिख सकते हो। फिर चौथा डोमेस्टिक, घरेलू, घरेलू में तो कुछ भी लिख लो आप, घरेलू में कुछ ही लिख लो, टीवी, एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, हीटर है, कुछ ही लिख लेना, है ना। ऐसे अपन सेक्टर में एक इंडस्ट्री और डाल लो, फिर 5 पॉइंट हो गए। इंडस्ट्री, औद्योगिक, इसमें तो बथेरी चीजें, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कोई नाम ले देना। जैसे कि बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, ही फर्नेस, ये जो अपने स्टील बनते हैं उसके लिए बड़ी बड़ी भट्टियां लगती हैं। पता है, कभी वो देखा होगा ना शॉर्ट्स वॉर्ट्स में, ये एकदम तप तो लो हुआ है, ये एकदम लाल लाल, गर्म तो कर रहे हो ना, वो यही है फर्नेस। ये सारी चीज लोग आ जाए तो कुछ ऐसे बांट के लिखना सेक्टर में, ताकि ना वो थोड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है? अब चलो आगे, ये हो गया अपना डीसी एसी करंट। बात ये आती है भाई साहब, ये जो एसी है, कल मैं आप देखो, चलो मोबाइल टीवी ये सारी चीजें आई थी, एक चीज बताऊं, कल में अगर अपन सोच तो है तो एसी करंट ही, भाई मोबाइल चार्ज भी कर रहे हो तो कर तो एसी से रहे हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, में भी कहीं ना कहीं तो एसी होगी, उसको डीसी में कन्वर्ट करके चार्ज कर पा रहे हो। तो मोटा मोटी जो अपने पास है ना वो सारी एसी, एक बैटरी को साइड में रख दो तो डायरेक्टली डीसी, बाकी कन्वर्ट ही कर रहे हो। तो ऐसा क्यों है, आप सीधी डीसी का उपयोग इतना कम क्यों, या एसी। वो मैंने कहा था कि जो प्राकृतिक रूप से जनरेट होती है वो क्या होती है, नेचुरल जनरेशन, एसी। अब आपने वो नाम सुना है, दिष्ट धारा जनित्र, डायरेक्ट करंट जनरेटर, डीसी जनरेटर। वो क्या होता है, आपको लग रहा होगा कि एक जनरेटर है, वो गोल 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 घूम रहा है और बाहर आपको डीसी, हाँ जी ना, उसमें भी डीसी मिलता है, उसमें भी मिलता है आपको एसी। गूंगा बढ़ाया गया अपन के, देखो डीसी का उसमें मिलता है एसी ही है, आपको क्या मिलता है, प्रत्यावर्ती धारा ही मिलेगी। लेकिन एक इक्विपमेंट होता है, उपकरण, वो बोलते हैं कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, देखो याद रहे तो बहुत बढ़िया बात है, कम्यूटेटर याद रखो तो कंप्यूटर से रख लेना। कई बार मान लो ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, भाई की धारा, ये डायरेक्ट करंट जनित जनरेटर है, ये इक्विपमेंट होता है क्या, एसी से डीसी होता है, वो होता है कम्यूटेटर। होता क्या है, एसी तो कम्यूटेटर में डालो आपको डी, ये वो चीज है जो आलू से सोना बना के दे रही है
कम्यूटेटर है वो जो आलू से बना रही बात है। तो मिल नेचुरली यही रहा है। एक सर्किट और होता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। हालांकि यार मत ही रखना, मेरा तो काम है बताना। बता रहा हूँ कल को कोई आ जाए और बोले कि भाई ये भी आलू से बनाती है, इधर एसी डालो इधर। ठीक है, जो उल्टा चीज है ना वो है इन्वर्टर, जो अपन घरों में देखते हैं। वो क्या करता है, डीसी को लेता है और एसी बना देता है। असल में इन्वर्टर कब काम आता है, जब लाइटें चली जाती है। तो ये कितनी मोटी बैटरी आप बट पड़ी हुई है, ये बैटरी ने कितने एक डब्बे में आप बैटरी जुड़ी भी होती है इतने से एक डब्बे से, और वो डब्बा आपके फिर एसी दे, ये डब्बा ही वो इन्वर्टर होता है। यहाँ तो बैटरी पड़ी है ना जुड़ी। आज समय आई, एक इन्वर्टर होता है, एक कंपैरेटर होता है, ऐसे ही याद रहे तो बहुत बढ़िया। तो पहला पॉइंट तो ये है कि प्राकृतिक रूप। दूसरा, एक जगह से जब दूसरी जगह अपन ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरण करते हैं जगह, एफिशिएंसी इसी की बहुत अच्छी है। अगर आप यही डीसी का करो ना तो हानि ज्यादा, एफिशिएंसी अच्छी है। एफिशिएंसी अच्छी है मतलब हानि कम है, मतलब इकोनॉमिक है, रुपये पैसा कम लागे भेज। अब अगर कोई बिजली कंपनी है पर डीसी भेज दी, फिर हानि ज्यादा हो जी, फिर हानि ज्यादा हुई पर खुद के जेब में काटे नहीं कौन, आपंग बिल में बिल बत्तो आए, है ना। तो हानि ज्यादा है, इसलिए इकोनॉमिक कौन सी है, एसी। एफिशिएंसी किसमें है, एसी में। प्राकृतिक रूप से जो मिल रही है वो लगभग एसी मिल रही है। फिर का जो है कन्वर्जन, यानी कि एसी से डीसी। हालांकि डीसी को भी एसी में कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो एक फायदा है एसी का कि आप एसी से डीसी इजीली बना पा रहे हो। देखो कम्यूटेटर रेक्टिफायर, है ना। तो ये कुछ एक की पॉइंट है कि अपन ज्यादातर घरों में इधर उधर जो है एसी को देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। अब देखो फिर वो चीज आती है ईएमएफ और पोटेंशियल। अब मैं आपको पहले पोटेंशियल बता देता हूँ वो क्या होता है। देखो ये चीज ना जो अपन ने स्टैटिक पढ़ा था ना, स्टैटिक, उसमें भी आता, पर मैंने वहां इसलिए नहीं बताया कि वहां बताओ यहाँ बताओ फिर हो जाओगे कंफ्यूज। मैं यही बता रहा हूँ स्टैटिक वाला। पता क्या है, मान लो ये चार्ज है प्लस का एक, इसका एक विद्युत क्षेत्र है। मान लो ये विद्युत क्षेत्र है इसका, ठीक है। इसमें एक चीज है ध्यान रखने की, तो ये अपन जब भी इनमें चाहे ग्रेविटेशन में चाहे इस मैग्नेटिज्म में बहुत बड़ा जो है मैग्नेटिक फील्ड में बात करेंगे, ध्यान रखना कभी भी एक शब्द आता है अनंत से, फाइनाइट से, तो मतलब सही में ये नहीं है कि वो अनंत दूरी पर है, नहीं नहीं। यहाँ पे अनंत का मतलब है इस क्षेत्र के बाहर, क्षेत्र के बाहर कोई भी बिंदु वो अनंत है, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ है, चाहे इधर, चाहे उधर। जो इस क्षेत्र के बाहर है उसको अनंत ही कहते हैं। कारण भाई विद्युत क्षेत्र का मतलब ये है कि ये जो भी बल लगा पा रहा है वो यहीं तक लगा पा रहा है, इसके अंदर अंदर के बाहर कहीं बल नहीं लगा पाएगा। तो इसके बाहर कहीं पड़ा होना है, इसके लिए तो वो अनंत ही है। तो क्या फर्क पड़ता है, ये उसको बोलते हैं अनंत। तो एक शब्द ये ध्यान रखना, ये परिभाषा है विभव और विभवांतर, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। मैं अब आपको ये याद रखना है बस, कोई इकाई आवेश को, इकाई यानी कि यूनिट चार्ज, तो कितना हो गया, एक कूलम। इकाई मतलब यूनिट, यूनिट मतलब एक। इकाई आवेश को अनंत से, अनंत से यानी कि इनफाइनाइट से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। अच्छा ये जो इकाई है ये भी धनावेशित है, इकाई पॉजिटिव चार्ज को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में अगर लाना है इसके अपोज में, क्योंकि ये तो इसको प्रतिकर्षित करेगा ना, तो किसी इकाई आवेश को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लाना है, के खिलाफ कुछ कार्य करना पड़ेगा, यानी कि ऊर्जा लगानी पड़ेगी। कार्य मतलब ऊर्जा, यानी कोई वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क किया है यानी कि जो ऊर्जा लगाई है उसको अपन कहते हैं पोटेंशियल।
यानी कि विभव, क्या कहेंगे, चल विभव, परिभाषा क्या बनती, अनंत से इकाई आवेश को विद्युत इकाई, सॉरी, इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वो क्या है, पोटेंशियल। किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, वर्क डन, वो है पोटेंशियल। क्लियर। अब एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या है, का मतलब ये है कि जो अनंत वाला बिंदु था ना, वो अनंत पे नहीं होके इसी विद्युत क्षेत्र में कहीं पड़ा है, ठीक है, और वही यूनिट आवेश है, धनावेश, एक कूलम, कई आवेश, इसको इसके खिलाफ आपको इसी विद्युत क्षेत्र में पॉइंट पर लाए और कुछ कार्य करना पड़ा, वो कहते हैं विभवांतर। इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर पड़े इकाई धनावेश को उसी विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे बिंदु पर लेकर जाने में किया गया कार्य क्या है, विभवांतर, विभवांतर है, ठीक है, यानी कि किसी भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात क्लियर है। देखो ये सिर्फ कागजों में, तो किताब मोटी करने के लिए दोनों अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, बाकी हिसाब से एक ही है। अब हाँ से मान लो ये कोई अनंत है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, ये बंदा तो इस जगह पे वैसे भी कोई बल नहीं लगा पा रहा है, यहाँ से इस पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य वैसे भी जी, इसके विरुद्ध लाना है, और विरुद्ध यहाँ तो कोई बल ही नहीं लगा रहा, ये अंत पे बाहर है, बल लगा नहीं रहा है, यहाँ तक तो वैसे भी कार्य नहीं करना पड़ रहा है इसके खिलाफ, अब कार्य इसके बाद में शुरू होगा, ये तो फिर विद्युत क्षेत्र ही आ गया, आपसे ये भी विभवांतर ही है और ये भी विभवांतर है, कोई फर्क नहीं है, बस इतना है कि वो बाहर पड़ा है तो वहां तक तो वैसे ही इसका कोई काम हो नहीं रहा है, ठीक है, अपने को परिभाषा में दो लिखनी, सिर्फ विभव पूछे तो अनंत से ला रहे हो, और विभवांतर पूछे तो दोनों ही जो है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, बस खत्म। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं ईएमएफ की, तो इसका एक एग्जांपल समझो, मान लो आपके पिताजी हैं, कौन, फादर साहब, पापा, और ये आपकी हो गई माता जी, मदर साहब एंड डेड, और ये है गया था का मम्मी जी, ठीक है, तेरस आएगी है, क्या है, धनतेरस, मम्मी जी के गहना दोनों, मम्मी जाए पापा का, क्यों ही मम्मी पापा आपकी तरफ आंता दे कि क्यों पापा ने भी जान लिया धनतेरस साइड, ओ पापा खूब ज्यादा अब मांग, क्यों ही मम्मी इतनी दूर पहुंची है, पापा पूरी बात छोड़ो, बन पूरो नेड़ो ही को नाण दियो, अटू ही बोल दियो भाई रे मारकन 10 लाख है, तन सही जद ले ले, फिर थार जानू है जून ली, बात ही कौन सुनी, इतो डर, लेकिन मम्मी को मजा होगा, मम्मी को गहने ही 6 लाख के पसंद आए हुए, तो लाने ही 6 लाख के, मजा कितने को हो गया, 4 लाख, मम्मी जाती है, लेकिन आने जाने में कुछ खर्चा होगा, कुछ एक और आइटम शाइटम खाएंगे पिएंगे तो कुछ हानि हो ना, मान लो लाख भर की हानि कर देते हैं और फालतू की ड्रेसें ला लुआ के, ये दोष हो गया है फालतू का, अगर सिर्फ 6 लाख ही देते ना तो मम्मी सीधी गेना जानती, भीतर कोई खर्चों को नहीं करती, ठीक है? लेकिन बत्ता हाँ, वो ठीक है, और वो वैसे भी होना ही था कि आना जाना मुफ्त नहीं, हो गया लॉस इतना एक, तो ठीक है 3 लाख तो वापिस मिल ही गए, तो कुल मिला के ये जो चीज है ना, ये क्या बता रही है,
कि जो स्रोत है, जो सोर्स है, ये कुल कैपेसिटी कितनी है? क्षमता, मैक्सिमम क्षमता कितनी थी पापा की? 10 लाख। ये क्या चीज है? ये एक्चुअली है यूजफुल, यानी कि उपयोगी, उपयोगी ऊर्जा। और ये क्या है? हानि, जो चलने फिरने में लगी। ठीक है, इसी चीज को कहते हैं ईएमएफ। तो किसी भी सोर्स का मैक्सिमम कैपेसिटी है ऊर्जा देने का, वो तो आप कह दोगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वाहक बल। और जो डिवाइस है, जो उपकरण है, वो जो ऊर्जा ले रहा है, जो जरूरी ऊर्जा उसको थी, जो ले रहा है, तो आप कहते हो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस या विभवांतर। ठीक है, तो कहते हैं विभवांतर। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यानी धारा विद्युत, ये बात समझ आई। और ये जो हानि है ना, हानि, वो होती है प्रतिरोध में। अब क्या है कि वो जो आवेश चल रहे हैं ना, उनको एक प्रतिरोध मिल रहा है, उस प्रतिरोध को पार करने के लिए इनको कुछ अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए, वो हानि हो जाएगी। और जब पार करेंगे तो आपस में धक्का मुक्की होगी, तो कुछ घर्षण होगा, उससे क्या होगी? हीट, ऊष्मा निकलेगी, और ये जो हानि है वो ऊष्मा के रूप में बाहर आती है। यही जूल वाला नियम यहाँ अपन देखेंगे वापस। तो कुल मिला के ईएमएफ क्या चीज है? किसी भी सोर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी, पोटेंशियल। जैसे हो सकता है ये बैटरी हो, या हो सकता है ये कोई जनरेटर हो, तो अपन मान लेते हैं बैटरी है, ये मैक्सिमम 5 वोल्ट दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं। क्या हो गया? ये मैं, ये आपका फिर पंखा, आज पंखो ही पंखो था, इसको इसको चाहिए था 4 वोल्ट ही, इसका काम 4 वोल्ट पे हो रहा है। तो बाकी बचा 1 वोल्ट है ना, वो कहाँ गया है? वो कहाँ गया? वो यहाँ कुछ प्रतिरोध है इनके खुद के, इस तार के, कुछ पंखे में भी है जहाँ आवेश प्रवाहित हो रहा है, समझ रहे हो? प्रतिरोध को पार करने के लिए जो धक्का मुक्की कर रहा है ये आवेश अपना, चलने के लिए जो धक्का मुक्की कर रहा है ये आवेश अपना, धक्का मुक्की में जो घर्षण की वजह से ऊष्मा बाहर निकली है, ऊष्मा खर्च हो गया है एक। ये क्लियर हो रहा है? ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, और क्या ये हो गया अपना ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? हाँ, पावर और एनर्जी, शक्ति और ऊर्जा। देखो पहली पहली क्लास में और उसके बाद भी 2 बार मैंने बताया था, शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर, रेट टू वर्क, है ना? रेट का मतलब फिर वही, अच्छा कार्य मतलब ऊर्जा ही थी, ऊर्जा और कार्य में कोई घना डिफरेंस नहीं था, उतना ही है जो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। बात है, क्या कहते हैं? दर, एनर्जी को कंज्यूम करने की कह लो, मतलब जो ऊर्जा की खपत हो रही है उस दर क्या है? होती है शक्ति। दर मतलब 1 सेकंड में। तो आप जो भी वो टीवी पे लिखा देखते हो ना, 200 वोट, 2 किलो वोट, 5 किलो, तो ये बताता है कि ये वाली जो डिवाइस है ना, 1 सेकंड में ऊर्जा खा जाएगी। ठीक है, तो दर। और इलेक्ट्रिसिटी में इसका फॉर्मूला होता है वी आई, वोल्टेज इन करंट। मतलब ये जैसे पंखा था ना अपना फैन, पे कितना वोल्टेज है और ये कितना करंट ले रहा है, का अगर आप गुणा कर दो हाँ, तो आपको पावर, क्या पावर, शक्ति। ठीक है, शक्ति क्या है? ऊर्जा खपत की दर है, 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा जा रही है, ये शक्ति है। अब अगर मेरे को एनर्जी निकालनी, मान लो मैं कह रहा हूँ कि 1 सेकंड में जो, मैं क्या कह रहा हूँ, शक्ति होती तो है कि 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा जा रही है, तो निकालनी है 10 सेकंड में। क्या करूंगा? पावर को 10 सेकंड से गुणा कर दूंगा। वही अगर मेरे को 30 मिनट में निकालनी होती तो मैं उससे गुणा कर देता, टाइम से गुणा ही तो करना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला बन के क्या आएगा? पावर। हाँ, और पावर आपने दी आई बात। अब इसका अगर आप यूनिट देखो, मात्रक देखो, तो वोल्टेज का तो होता है वोल्ट,
करंट का होता है एम, होता क्या है वोल्ट इंटू एम्पियर, ये किसका है पावर का मात्रक। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक को सम्मान दिया, वो वैज्ञानिक थे वाट, वाट लगाई दी, फिर वाट किस शक्ति की यूनिट, ठीक है। वही एनर्जी की देखो आप तो क्या निकलती है वोल्ट एम्पियर टू सेकेंड, ऐसा यूनिट में टाइम की यूनिट है वो सेकेंड है, तो होती है शक्ति। लेकिन फिर यहाँ फिर इन्होंने कीड़े किए और इन्होंने दे दिया जूल, और वोल्ट इंटू एम्पियर क्या है वाट, अभी अभी देखा है ना, एक यूनिट है वोल्ट इंटू सेकेंड, और या फिर जूल में अपन जो बेसिकली बात करते हैं वो जूल में करते हैं। असल में इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसकी यूनिट क्या है वोट इन पावर वोट, बात है यहाँ। अब देखो अपन एक और बताते हैं, जैसे अपन यहाँ बात कर रहे हैं वो 1 वोट 2 वोट 3, असल में तो ऐसा है, असल में आप देखो अपने घर सब है लिखा होता है 5 किलो वोट 2 किलो वोट 6 किलो वोट, का मतलब है के का मतलब होता है हजार, ना किलो मतलब हजार, ये हजार गुणांक है यहाँ, तो असल में उसका मतलब है 2000 वाट। अगर यही 5 किलो वोट कहीं लिखा है वो है 5000 वाट, ये बात समझ आ रही है। यानी कि असल जिंदगी में जो भाग चल रहा है ना इसका, वो बहुत बड़े स्केल पे है अपनी सोच के तो ना, ज्यादातर जो वोट है उसकी जगह किलो वोट काम में आती है क्या, तो वोट यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो वोट टू सेकेंड। अब एक चीज बताओ, जैसे पंखा टीवी, सर ये कोई 1-2 सेकंड चलाते हो 5 सेकंड चलाते हो, घंटों घंटों, आप सोते हो तो कोई 2 सेकंड सोता नहीं है, 6 7 8 घंटे, एक एक 24 घंटा ही सो रहा है, अभी सो रहा है, उठ जाओ, है ना। तो कुल मिला के घंटों में चलती है कोई भी, आवर्स किसकी होती है किलो वोट आवर, ठीक है। ये जो किलो वोट इंटू आवर है ना, इसी को अपन कहते हैं एक, जनरली अपने जब बिल आता है तब अपन नहीं कहते कितनी खर्च हो गई, एक यूनिट हुई 35, 1 किलो वोट आवर को कहते हैं, बात है कि 1000 वाट और 3600 सेकंड, एन गुणा कर दे उन्हें, पा बराबर आई 1 यूनिट के, उतना अंदर जाना नहीं, अपने को ध्यान रखना किलो वोट इंटू आवर को क्या कहते हैं यूनिट, ठीक। एक इसमें एक चीज और होती है एच, यानी कि हॉर्स पावर, घोड़े की शक्ति अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, ये आपने सुना होगा जो पानी की मोटरें एचपी की 4 HP, ये भी क्या है पावर यानी शक्ति को नापने का एक यूनिट। मेरे हिसाब से तो वो पहले घोड़े गधे भी होते थे, इज्जत घोड़ों, मेरे हिसाब से घोड़ों से कंपेयर किया है कि एक घोड़ा इतने पावर लेता होगा या देता होगा, और वो बराबर आई 743 वोट के, एक एचपी नाम दे दिया इस क्या आंकड़ा बताता है, एक हॉर्स पावर 743 वाट, ठीक है। ये हो गई आपकी पावर एंड एनर्जी। फिर एक तगड़ी चीज आती है ओम का नियम। ओम ने क्या बताया, कोई भी उपकरण है, चलो फिर से पंखा फैन, कोई भी उपकरण है वो एक वोल्टेज ले रहा है और उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए पावर और एनर्जी, ठीक है। इसने कहा इन दोनों के बीच संबंध क्या होगा, यहाँ तो आपकी बैटरी है ईएमएफ दे रही है, ये कितना वोल्टेज लेगा, इस कुल मिला के क्षमता जो है उसमें कितना लेगा, ये किसने बताया, ओम ने कहा ये जो वोल्टेज लेगा ना समानुपाती होगा ये जो करंट ले रहा है उस, ठीक है। और साथ में एक कंडीशन डाल दी, ये संबंध तभी तक लागू रहेगा जब तक तापमान कांस्टेंट है, तापमान बदलाव नहीं का कारण मैं आगे बताऊंगा, तापमान कांस्टेंट ही होना, चल गया तो ये संबंध काम नहीं देगा, ये ओम का नियम।
और फिर प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, एक नियतांक आएगा, वो नियतांक है रेजिस्टेंस आर। ये कहानी समझ आई? हो गया ओम का नियम। ये ध्यान रखना, तापमान होना चाहिए, कोई उपकरण कितना वोल्टेज लेगा वो उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती। आप ओम होता है रेजिस्टेंस, बन के आता है यहाँ मात्रक, ऐसा ही यूनिट। तापमान अगर बदलाव होता है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू में आ जाता है। अगर चेंज ही हो रहा है रेजिस्टेंस कांस्टेंट, कैसे कि अगर इसको कांस्टेंट मानना है आपको इस इक्वेशन में, तो तापमान नहीं बदलना चाहिए। तापमान से कैसे बदलता है, इस पे टाइप पे चढ़ के। ये हो गया ओम का नियम। अब जब रेजिस्टेंस आ ही गया है तो अपन देख लें। तो रेजिस्टेंस की परिभाषा में यही है कि आवेशों के प्रवाह को रोकता है, विरोध करता है, यानी कि धारा के प्रवाह का विरोध। रेजिस्टेंस अगर जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको रेजिस्ट करता है, इसी को कहते हैं रेजिस्ट। पहली चीज हो गई परिभाषा। दूसरा हो गया मात्रक, ऐसा यूनिट क्या है, ओम। कोई मिल गया ओम ना। चीज का जो सूत्र निकल के आता है किसी का, वो होता है रो। वो बोलते हैं रो, रोना नहीं है, एल। कौन का मतलब क्या है, मान लो ये कोई कंडक्टर है, चालक है, लंबाई को तो दिखाया लेंथ एल, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये जो क्षेत्रफल है, ये एक तरीके से कहूं तो थोड़ा ही मुंडो का तो छोड़ो, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब ये रो क्या चीज है, ये कहता है कि कोई भी कंडक्टर, चालक या कोई और चीज में, कोई भी कंडक्टर, ठीक है, अगर वो 1 मीटर लंबा हो, कितना, 1 मीटर, और इसका ये वाला जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, ये दोनों यूनिट हैं, इकाई, इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट है, तब ये कितना रेजिस्टेंस दे रहा है। इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल में कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, वो बोलते हैं रो। रो को रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता। एक तरीके से पदार्थ का मूलभूत गुण है, वो 1 मीटर लंबाई में और 1 मीटर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना रेजिस्टेंस। अब आप सुन, निर्भरता, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये देख लो, 1 मीटर वाला अगर इतनी रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ये है, यानी प्रतिरोधकता ये। अगर किसी चीज की प्रतिरोधकता जैसे अपन कंपेयर करें, मान लो किसी की प्रतिरोधकता 1 ओम है और किसी 2 ओम है, इसी बात है ना, जिसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी किसी धातु की या किसी चालक की, वो ज्यादा रेजिस्टेंस देगा। बात है, एक चीज हो गई, तो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है आपकी आगे, यहीं से। दूसरा, वो उसकी लंबाई के भी समानुपाती। कैसे, वो भी सोच, अगर ये इतना सा, इतने स्पीड ब्रेकर दे, अगर यही इसकी लंबाई इतनी कर देता, सीधी सी बात है ये स्पीड ब्रेकर भी ज्यादा देता, ज्यादा प्रतिरोध होता, तो लंबाई के भी समानुपाती है, यानी कि जितनी प्रतिरोधकता जाता उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, जितनी लंबाई जाती ज्यादा उतना ही प्रतिरोध ज्यादा। तीसरी चीज इसमें क्या देखने को मिलती है आपको, ये जो मोटाई है उसके मुंह, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो है वो 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये एरिया बढ़ गया, प्रतिरोध कम हो जाएगा, समझो।
मान लो एक ये इतना सा रेशियो क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम धातु, सेम लंबाई, बाकी चीजें सेम, ठीक है। अब इसमें करंट बह रही है, धारा बह रही है, यानी अब यही सेम धातु, सब कुछ सेम, ठीक है, बस इसका एरिया इतना बड़ा करो। अब वही करंट इसमें से बहाओ, बताओ किसमें आसानी से, वाले में। ज्यादा मोटी हुई ना नाली, पानी बत्तो ही होरो जाए, नाली जितनी पतली पानी बितो दोरो जाए, यानी कि जितना ज्यादा आपका क्रॉस एरिया हो जाएगा ना, उतना ही आपका कम हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही, सूत्र से ही देख के आपको ये तीन तो समझ आ जाती है, तब रटनी नहीं है ना। समझा मैंने दी ऐसा क्यों हो रहा है। चौथी चीज, आपने अगर ओम का नियम ढंग से पढ़ा है तो भी इस चीज को आप जोड़ सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस है ये तापमान पर निर्भर करता है। और निर्भर कैसे, तापमान के, अगर तापमान बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना। ये चालक के लिए होता है, ये चीज लागू कहाँ होती है, चालक के लिए। अगर अर्ध चालक के लिए पूछे ना, सेमीकंडक्टर के लिए, तो ये इसका उल्टा होगा। कैसे क्यों वो मैं बात करूंगा। अब अभी बात करते हैं अपन टेम्परेचर पे, कैसे ये डिपेंड कर रहा है। फिर वही बात कि अगर कोई चालक है, कंडक्शन बैंड यानी कि चालक बैंड और वैलेंस बैंड में कोई अंतर नहीं है, दोनों चिपके हुए पड़े हैं ऐसे। एक तो ये चालक बैंड ऊपर वाला, एक ये वैलेंस बैंड, और दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन है, भरमार है, क्योंकि वैलेंस बैंड और इसमें कितना फर्क, ठीक है। और लगभग इसके इलेक्ट्रॉन मुक्त ही है सारे। मान लो इसमें टोटल 100 है ना, 100 में से 98 तो चालक में ही पड़े हैं, सिर्फ 2 हैं जो संयोजक यानी कि वैलेंस बैंड में। तो ये होता है चालक का गेम, तो लगभग सारे इसमें फ्री पड़े हैं। अब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे यानी इसको अतिरिक्त ऊर्जा दे रहे हो, तो कितना फर्क पड़ जाएगा उसमें, 98 के 100 हो जाएंगे, उससे ज्यादा तो पड़ेगा नहीं। तो आवेशों में ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, तो आवेशों के प्रवाह में भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा। 98 वाली जगह 100 जाए तो कितो फर्क पड़ी, हाँ इतो ही हो, है ना। वही अब आप सोचो, ये जो प्रतिरोध होता है ये होता क्यों है? होता इसलिए, मान लो इधर करंट फ्लो हो रही है यानी कि आपके आवेश फ्लो हो रहे हैं, अंदर बहुत सारे परमाणु पड़े हैं, बना हुआ तो परमाणुओं से बहुत सारे पड़े हैं, और भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन भी हैं जो बंधे हुए पड़े हैं, मान लो, है ना। अब अगर ये कोई आवेश इस तरफ से घुसना चाहे तो इनसे टकराना पड़ेगा, तो तोड़ते हुए ये बाहर आएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस तो ये चीज, ये अपने को बाधाओं को पार करना पड़ेगा। अब जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये आवेशों में तो घना फर्क पड़ नहीं रहा, लेकिन ये जो अंदर फोकट में पड़े हैं ना, ये ज्यादा उछल कूद शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको अतिरिक्त ऊर्जा तो अतिरिक्त ऊर्जा तो इनको भी मिल रही, ये ज्यादा उछल कूद करेंगे। तो सोचो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घट, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि धारा में यानी कि आवेश के प्रवाह में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, ये उछल कूद ज्यादा हो गई ना। अब इसी चीज को आप अर्धचालक की नजर से देखो, यही बता रहा हूँ, अगर सवाल आए तो ये आता भी है कई बार, कोई अर्धचालक यहाँ पड़ा है। अगर अपन बैंड गैप थ्योरी में देखा था कि वैलेंस बैंड यहाँ था और कंडक्शन बैंड ऊपर था, थोड़ा गैप था। ये होता क्या है, मान लो 100 के 100 यहाँ पड़े, यहाँ 0 होता है कब, जब 0 डिग्री केल्विन -273 डिग्री। पर अपन रूम टेम्परेचर पे बात करें, मान लो इसके वैलेंस बैंड में जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इधर 10-15 पड़े, मुक्त इलेक्ट्रॉन 10 एक पड़े, माना। अब जैसे ही, हालांकि इसका भी रेजिस्टेंस का कारण तो सेम है, ठीक है। अब जैसे ही इधर आपने टेम्परेचर दिया, कूद इधर भी शुरू होगी, आपसे रेजिस्टेंस को बढ़ना ही चाहिए, लेकिन इधर जो ये 100 वैलेंस बैंड में पड़े हैं ना, इनमें से 50-60 इधर आ जाएंगे, ये कुल मिला के यहाँ 70 हो जाएंगे।
इधर तो 20 के जाएंगे। तो अब मेरे को बताओ, धारा प्रवाह ज्यादा बढ़ गया है, आवेश ज्यादा मुक्त है, वो ज्यादा बड़ा इफेक्ट हम क्रिएट कर देते हैं। इसलिए अर्धचालक में अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो रेजिस्टेंस घटता है। ये चीज, हाँ, ये आता है, कई बार सवाल आया हुआ। तो अगर चालक के लिए बात करोगे आप, तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर अनुपाती है, अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। और अर्धचालक के बारे में बात करोगे, यानी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, अगर ये बढ़ा तो ये, कहने का मतलब धारा प्रवाह ज्यादा होगी। इसी कहानी वही है ना, ये ध्यान रखना। तो अपन कहाँ थे, रेजिस्टेंस की निर्भरताएं। तो 4 निर्भरताएं अपन ने देख ली हैं। एक फर्क ये है कि भाई आपका जो चालक है वो कितना कोमल है, मतलब उसका जो सरफेस है कितना एकदम सॉफ्ट है, या फिर कितना कटा फटा है, वो कितना रफ है। कितना ज्यादा कटा फटा होगा, रफ होगा, उतना ही उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। जितना कोमल नरम होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा। बस ये कुछ एक 4-5 पॉइंट है रेंज की निर्भरता के। अब एक जाती है, वो सुनाई है, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ये भी देख ले हाथों हाथ। इस कनेक्शन क्या चीज, श्रेणी क्रम, एक क्या है, पैरेलल, ठीक है, समानांतर। ठीक है, इनमें क्या फर्क है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये रेजिस्टेंस बड़े हैं, रेजिस्टेंस को ऐसे ही दिखाते हैं, चेक कर दे, ये 3 रेजिस्टेंस आपके पास, सेम के सेम 3 रेजिस्टेंस अपने पास इधर भी पड़े हैं, ये 3 इधर पड़े हैं, इन्हीं अपन मान लेते हैं कि इधर पड़े हैं। क्या है, मान लो यहाँ आपका एक सोर्स पड़ा है, स्रोत पड़ा है, यानी कि सेम का सेम उधर भी एक बैटरी पड़ी। अब बात यह है कि आप अपने स्रोत के साथ यानी बैटरी के साथ इनको कैसे जोड़ते हो, वही है श्रेणी। या अब आपने क्या किया, एक तरफ तो इसको पकड़ा, एक दूसरे से मिला दिया सीधा ही, एक यहाँ लिया, इसी से आपने को भी सीधा सीधी आपने क्या किया, ठीक है। और एक तरफ यानी कि उस तरफ आप क्या करोगे, आपने एक को उठाया, को इसके नीचे डाल दिया, दूसरे को उठाया, को भी इसके नीचे डाल दिया, ठीक है। और तीनों को ऐसे जोड़, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल, समानांतर, ठीक है। और यहाँ सीरीज बन रही है, 1 2 3 4, वहां पैरेलल हो, ऐसे जोड़। इस प्रकार के जोड़े हुए को तो कह देंगे पैरेलल कनेक्शन, समानांतर। इस प्रकार को कहते हैं सीरीज। अब कुछ एक पॉइंट जो अपने को समझने भी है और याद भी कर, हो जाएंगे, करने नहीं है, हो जाएंगे। पहली चीज तो आप सोच, अगर कोई धारा आई है, रही है इधर, इधर, और कोई रास्ता इस धारा के लिए बहने का है क्या, नहीं, यही है। तो इस प्रकार के कनेक्शन में सारे रेजिस्टेंस में एक ही धारा बहती है, यानी कि धारा का विभाजन नहीं होगा, ठीक है। धारा में कुछ डिवाइड नहीं होगा, लेकिन कुल मिला के मान लो ये 5 वोल्ट है, या मैं कहता हूँ कि ये 6 वोल्ट, वोल्टेज इतना था, ये में वो बन जाएगा। एक बार को मैं मानता हूँ कि रेजिस्टेंस में कुछ खर्च नहीं हो रहा है, ये 6 वोल्ट है, तो ये ले लेगा, 2 ये ले लेगा, 2 का कुल मिला के 6 वोल्ट आ गया। यानी कि धारा में विभाजन नहीं है, पर वोल्टेज में विभाजन है। ये बात क्लियर हुई। वहीं अब इस तरफ आप देखो, ये धारा गई गई गई, अब धारा के पास 3 रास्ते हैं,
मान लो यही धारा अब 6 एम्पियर है, 2 एम्पियर ये खा जाएगा, एम्पियर ये खा जाएगा और 2 एम्पियर ये खा जाएगा, दो दो दो, वापिस यहाँ आके 6 एम्पियर ये हो गई वापिस। यानी कि पैरेलल में क्या है, धारा का यानी करंट का विभाजन हो रहा है, पर वोल्टेज का विभाजन अब नहीं। वोल्टेज तो पैरेलल में ही होता है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज 6 वोल्ट का 6 वोल्ट ही रहेगा। समझ गए? एक तरफ धारा का विभाजन है तो वोल्टेज का नहीं है, दूसरी तरफ धारा का है तो वोल्टेज का नहीं है। सॉरी, एक तरफ धारा का नहीं है तो वोल्टेज का है, और एक तरफ धारा का है तो वोल्टेज का विभाजन नहीं है। एक की पॉइंट तो ये। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या? सूत्र है। ये जो 3 रेजिस्टेंस आपने सीरीज में लिए, अगर इन तीनों को मेरे को एक ही रेजिस्टेंस बनाना, कुल मिला के इन तीनों का अभी क्या सिस्टम है, क्या प्रभाव है, तो मैं बोलूंगा आर इक्वलेंट। इन तीनों का इक्वलेंट क्या होगा? मान लो ये R1 है, R2 है, R3। R1 प्लस R2 R, अगर R4 होता तो प्लस R4, ये बनता है इसका तो इक्वलेंट है, यानी कि कुल मिला के इनका क्या प्रभाव पड़ेगा वो आर इक्वलेंट है। मान लो एक बार के लिए ये 2 ओम था, ये 2 ओम है, ये 2, तो इनका कुल मिला के अगर मैं प्रभाव मानता, एक ही रेजिस्टेंस में इनको गिनना होता, मैं यहाँ 2 प्लस 2 प्लस 2 कर देता और आगे होता तो, और कुल मिला के आ जाता 6। समझ गए? वही इस तरफ अगर ये मान लो, अच्छा उससे पहले सूत्र देख लो। इधर आर इक्वलेंट होता है 1 अपॉन आर इक्वलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 1 प्लस, और ऐसे ये चलता रहता है। ये सूत्र है क्या? अब वही मान लो ये 2 ओम, ये 2 ओम है, 2 ओम है, तो निकालना है 1 अपॉन आर इक्वलेंट बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, कुल मिला के ये हो गया 3/2। ठीक है, ये क्या हुआ? 3/2 का मतलब 1 अपॉन आर इक्वलेंट। तो यहाँ से आर इक्वलेंट कितना निकल के आता है? आर इक्वलेंट अपना आया, उल्टा किया ना, उधर भी उल्टा करो, 2/3 का मतलब 0.66 यानी 0.67 कुछ, 2/3 का मतलब इतना ही आएगा ना, 0.6 के आसपास। दोनों में एक चीज आप अब कंपेयर कर लो, आ रहा है पॉइंट, ये सारे दो दो ही, इधर दो दो का आ रहा है, ज्यादा किधर? ऑफ कोर्स इधर। कुल मिला के अगर सीरीज कनेक्शन तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कुल मिला के प्रभाव ज्यादा होता है काफी, और वहीं अगर पैरेलल हो असल से भी कम प्रभाव डालता है। और रेजिस्टेंस का बढ़ना मतलब हानि ज्यादा, ऊष्मा ज्यादा निकल जाएगी, तो ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है? पैरेलल। एक तो ये कारण है। अब एक चीज इनमें ध्यान रखो कि मान लो एक आपका कूलर है, एक आपके फैन पड़ा है, एसी है, अगर इनको आपने सीरीज में जोड़ श्रेणी क्रम में, अब दिक्कत क्या है? मान लो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो पंखे को बंद करना है, या सिर्फ और सिर्फ कूलर को बंद करना है, या एसी को करना है, तो आप क्या करोगे? कूलर वाला खटका बंद कर दोगे, तो यहाँ से कूलर वाला परिपथ खत्म, ये खटका हो गया बंद। अब जब खटका इस कूलर का बंद किया है, धारा बहनी तो ऐसे ही थी इधर से इधर, फिर कूलर से होते हुए इनमें जाती। अब जब कूलर का ही आपने बंद कर दिया, धारा आगे जाए कहाँ? एक तो स्वतंत्र रूप से आप कंट्रोल नहीं कर सकते अलग अलग डिवाइस को सीरीज क्रम में। ठीक है, अगर एक टूटा सब टूट। वही अगर एक कूलर होता,
एक पंखा है, एक एसी, तो आपने डाल दिया पैरेलल, क्या है। और अब अगर आपको कूलर बंद करना होता तो आप क्या करते हैं, तब आते और कूलर का खटक कर दिया बंद। कूलर में अब धारा हो गई है बंद, लेकिन इन दोनों में अभी भी परिपथ तो पूरा बन रहा है। ये बात समझ। तो पैरेलल कनेक्शन में इंडिपेंडेंट कंट्रोल यानी स्वतंत्र रूप से डिवाइसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो, और सीरीज कनेक्शन में बात क्लियर है। आगे चल फायदा और है, फायदा क्या, बहुत जरूरत है। अब यही आपको तो पता ही होना चाहिए, ये तो है ही भाई, हर उपकरण अलग अलग धारा लेता है। एसी 2 एम्पियर मान लो ले रहा है, तो पंखा उससे तो कम ही लेगा, है ना। वोल्टेज लगभग सबके बराबर होता है, वोल्टेज रेटिंग, क्योंकि अपने डोमेस्टिक जो है वो पैरेलल कनेक्टेड है, अपन बात करेंगे। पर सबकी करंट की कैपेसिटी अलग अलग, कोई 2 एम्पियर लेता है, कोई आधा एम्पियर लेता है, अलग अलग। अब आप सोच, क्या इसमें अलग अलग करंट पॉसिबल है या फिर उसमें पॉसिबल है। इसीलिए अपन जो है घरेलू कनेक्शन, घरेलू क्या कहीं पे भी, वो सारे के सारे पैरेलल कनेक्शन। ये बात क्लियर। सीरीज में अब अपन कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं जो जनरली जाते हैं, कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल। अब एक चीज देखना, पहली चीज क्या बता रहा हूं इधर, श्रेणी क्रम। पहली चीज सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वो है अमीटर। करंट को अगर नापना है, सीधी सी बात है, किसी भी डिवाइस में, अब चाहे पैरेलली कनेक्टेड है डिवाइस दूसरों से, तो ये फैन और ये कनेक्ट। अब आपको पंखे में से निकलने वाली धारा को जोड़ नापना है, तो आप मेरे को बताओ, सिर्फ पंखे में से आपको धारा को जोड़ना था। तो अब एक बार अपन कूलर को तो जाते हैं, ठीक है? तेरा पंखा में से निकलेगी धारा। अब यही अमीटर अगर जगह में श्रेणी में पैरेलल में श्रेणी की बजाय समानांतर में जोड़ देता इस पंखे, ठीक है? पंखा मान लो धारा ले रहा था पहले 4 एम्पीयर, अब धारा का यहाँ विभाजन हो जाएगा। पहले जो 4 यहाँ तक पहुंचनी चाहिए थी, उसमें से 3 ही इसको पहुंचेगी, ये 1 एम्पीयर खाने लगेगा। अब ये कितना लेगा, 1 एम्पीयर, नापेगा कितना, आपको कितनी बताएगा, 1 एम्पीयर। जबकि पंखा बतानी इसको कितनी चाहिए थी, 4 एम्पीयर। अब यही अगर आप इसको सीरीज में कनेक्ट करके देखो एक बार, फिर आपका पंखा के सीरीज मैंने डाल दिया मीटर, धारा आई 4 एम्पीयर, 4 निकली, फिर 4 आई, 4 निकली। आप भी कितनी बताएंगे, कुल मिला के सीरीज में ही डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, धारा बराबर चाहिए, एक बेसिक। जिनमें धारा अलग अलग चाहिए लेकिन वोल्टेज एक जैसा चाहिए, वो अपन ने कहा था ना, धारा का विभाजन वहां पॉसिबल है लेकिन वोल्टेज का नहीं। और सीरीज में अपन ने कहा था कि धारा का विभाजन नहीं है लेकिन वोल्टेज का है। इन जगहों पे धारा का विभाजन चाहिए, हाँ, तो आपको लगाना पड़ेगा पैरेलल कनेक्ट, या फिर जहां आपको वोल्टेज का विभाजन चाहिए, क्या है, पैरेलल कनेक्ट। दूसरी ओर अगर आपको धारा का तब आपको लेना पड़ेगा श्रेणी, या फिर आपको हो या वोल्टेज का तो है विभाजन चाहिए, वो भी श्रेणी। ये एक बेसिक, एक चीज क्या है जो श्रेणी क्रम में आती है, एक चीज क्या है जो श्रेणी क्रम में, पहली तो अमीटर, दूसरा अंग्रेजी में तो इनको कहते हैं क्रिसमस लाइट, ठीक है। लेकिन होती क्या है ये,
हमने दिवाली में लड़ा जाना नहीं अपन झुक झुक करती वो है ही। उनमें आपने कभी देखा है कि ऐसे ऐसे बल्ब लगे होते हैं, लगे होते हैं LED। एक भी अगर फ्यूज हो गया या बीच में से तार कट गया ना, पूरी की पूरी लड़ खत्म हो जाती। इसका मतलब सीरीज कनेक्शन है, इंडिपेंडेंट कंट्रोल नहीं है इनका, वरना ये इंडिपेंडेंट होती, कोई इससे कोई मतलब नहीं होता। ये बात क्लियर हुई। ये हो गई क्रिसमस लाइट। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है इनमें कनेक्ट होती है वो है फ्यूज। कई बार आता है, हाल कई बार आया। क्या काम करता है कि अपन आगे देखें, बहुत आगे, अगली क्लास में बस एक बार के लिए याद कर लो कैसे आगे। ठीक, वहीं बाकी जो भी चीजें आपको समझ आ रही हैं, याद आ रही हैं, वो सारी पैरेलल है। प्लीज रट लेना। बाकी वोल्ट मीटर हो गया, अपने डोमेस्टिक अप्लायंसेस, घरेलू जो भी उपकरण है वो हो गए लगभग। और ज्यादातर एक कंफ्यूजन होता है रोड लाइट्स, तो अपने रोड पे लाइटें लगम द्वारा वो सारी भी पैरेलल कनेक्टेड होती हैं। कि आपने देखा होगा, ये जैसे आपका हाईवे जा रहा है, एक रोड लाइट यहाँ है, दूसरी यहाँ है, ये इधर कहीं थी। कई बार होता है कि एक नहीं जल रही है, बाकी तो जल ही रही है। इसका मतलब क्या है, इसका स्वतंत्र कंट्रोल हो रहा है ना, डिपेंडेंट कंट्रोल है इनका, एक दूसरे पे नहीं है ये। इसका मतलब पैरेलल है, ये ध्यान रखना। एक ये सवाल कई बार आता है और लोग इनको भी प्लीज लिख देते हैं, क्योंकि क्रिसमस लाइट्स लड़ों से कंपेयर करने लगते हैं। ऐसा नहीं, ये आपके आंखों देखी चीजें हैं, बस आप क्या है, बस रट लो नहीं भाई, देख क्यों चीजें। तो ये होता है रेजिस्टेंस का लगभग माथा फोड़ी समझने का जो था ये कनेक्शन। और एडवांटेज डिसएडवांटेज साथ साथ में बताता गया हूँ ना। तो इंडिपेंडेंट कंट्रोल नहीं, एक गया तो दूसरा गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हानि बढ़ गई, सब सीरीज आया था, ये उल्टे हो गए पैरेलल, है ना। एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब एक आखिरी चीज आज की अपन बात करेंगे, वो है जूल का इलेक्ट्रिक का नियम। जूल का विद्युत तापन का नियम, किसका का कौन सा तापन का, इसमें पर आने के चांस। सिर्फ और सिर्फ अपन पहले तो देख लेते हैं फॉर्मूला। विद्युत तापन है ना, तापन मतलब ऊष्मा ऊर्जा, वो कितनी निकलेगी। मान लो कोई ये आपका डिवाइस है, कोई उपकरण है जिससे आपको ऊष्मा बाहर चाहिए, ये ऊष्मा कितनी निकलेगी तो नापना है, अगर आपको बताना है तो आप कैसे बताओगे। मान लो ये वोल्टेज ले रहा है और ये आई करंट ले रहा है, सीधी सी बात है। आप मेरे को बताओ ये पावर कितनी खा रहा है, पावर हो गई V। अब मैं आपसे कहूं ये अगर टी सेकंड तक चला है, इसने एनर्जी कितनी खाली, एनर्जी खाली आपकी को टी से गुणा कर दो पावर से, एनर्जी हो गई पावर गुणा टाइम। पावर क्या है, V आई, हो गया टाइम। अब मोटा मोटी अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि वो ऊष्मा क्यों हो रही है, तो रेजिस्टेंस की वजह से अंदर जा रहे हैं, आवेश टकरा रहे हैं, घर्षण हो रहा है, ऊर्जा में हानि हो रही है। कई बार अपने को चाहिए होती है ये, अपन हीटर वीटर उपयोग दे रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको रेजिस्टेंस में नापना है, और आपको पता है ओम ने क्या कहा था, बराबर आई आर, कारण रेजिस्टेंस। तो अपन एनर्जी ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई आर लिख दो, बाहर आई पड़ा है तो कुल मिला के बनता है आई स्क्वायर आर। अब लोग क्या है इसको भी रटने में लगे हैं भयानक रूप। यही है इसका तापन का नियम। वो ये कहता है कि जो ऊष्मा ऊर्जा निकलेगी वो उसमें से बहने वाली करंट के वर्ग के समानुपाती, के रेजिस्टेंस के समानुपाती, और जिस टाइम के लिए चला है उसके समानुपाती हो, यानी कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगी।
ये भी कह सकते हो। यही तापन का नियम है जो। अब इसमें आपको रटना क्या है, आपको पता है पावर गुणा टाइम अगर मैं कर दूं तो एनर्जी निकाल लूंगा। और पावर मेरे को पता है V इंटू आई है इलेक्ट्रिसिटी। V को मेरे को ओम ने बता दिया था आई आर है। यहाँ पे V इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि लगभग पैरेलल कनेक्शन है, सब में V तो सेम है। तो इसलिए मोटा मोटी इम्पैक्ट क्या है, उसमें से बहने वाली धारा और रेजिस्टेंस वही अलग अलग हुए ना सबके। तो V को बदल के मैंने आई आर लिख ली, और आई आर जब मैंने लिखा तो मेरा फॉर्मूला फिर ये बन गया, खत्म। ये है आपके तो इलेक्ट्रिक हीटिंग है उसका। अब एक आखिरी चीज 2 मिनट में, कि अपन ने रेजिस्टेंस देखा था पहले, इंसुलेटर कंडक्टर वो सब देखे थे। ये एग्जाम्पल मैंने नहीं, मेरे को लगा क्या होता ही है, रेजिस्टेंस भी निर्भर कर ही रहा है भाई। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस हद से ज्यादा है, कोई आवेश प्रवाह ही नहीं होने, वही इंसुलेटर है। किसी का रेजिस्टेंस इतना ही है कि बहुत कम है कि आवेश आराम से प्रवाह कर रहे हैं, चालक था। और सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस अपने मूड पे था, वो मूड तापमान से बदल के तापमान बढ़ा रहे थे, रेजिस्टेंस कम हो रहा था, यानी आवेश चलने लगे। तो अब मैं इसके एग्जांपल बताता हूँ। कंडक्टर, चालक, के मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं, बहुत सारी धातुएं, लगभग जितने भी मेटल आपको लगेंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। बस इसमें थोड़ा सा याद रखना है कि जो सवाल आता है सबसे ज्यादा चालकता यानी कि सबसे कम प्रतिरोध किसका है, वो है सिल्वर, चांदी। आप समझ गए। उसके बाद में आता है तांबा, ऊपर। उसके बाद में आता है सोना यानी कि गोल्ड, और उसके बाद में है एल्यूमिनियम। ये है चालकता के आधार पर, है ना। रेजिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, सबसे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एल्यूमिनियम का, फिर सोने का, फिर कॉपर का, फिर सबसे कम होगा किसका, चांदी का। रेजिस्टेंस का मतलब है कि कितना प्रतिरोध हो रहा है, चालकता का मतलब है कि कितना आसानी से जाने दे रहा है। तो एक दूसरे के उल्टे हैं ये। रेजिस्टेंस और चालकता में ये संबंध है, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ठीक है ना। 1/, चालकता ही रेजिस्टेंस है, या 1/, रेजिस्टेंस ही चालक है, अरे चालकता, ये ध्यान रखना। तो सबसे आसान कौन सी धातु है जो फ्लो होने देती है, वो है सिल्वर, अपने को सबसे आसान। तो याद रखने का तरीका ऐसा है, मैंने कैसे रखा, मेरा तो ये है कि भाई सोना चांदी, अपन जितनी बार बोलते हैं सोना चांदी, लेकिन जब से ये प्रतिरोध बीच में आया है का क्रम ही बदल गया, चांदी सोना, और बीच में कॉपर और डाल दिया है। रेजिस्टेंस बीच में आया है, मतलब तांबा बीच में आ गया है, एक तो ये। और जो सोना चांदी अपन बोल रहे थे उनका क्रम भी बदल गया, चांदी सोना। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, चांदी हाँ क्या इनके ऊपर, और सबसे पीछे बच गया एल्लू, है ना। ये देख लेना, सवाल कई बार आया है कि सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है, या सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है, ये कई बार सवाल आता है। दूसरा इंसुलेटर यानी कि चालक, के भी कोई बताने की जरूरत नहीं है, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, आपको जो भी समझ आए कि हाँ चलता है। अच्छा, इसका एक वो भी है, ह्यूमन बॉडी, अपन भी चालक ही है। विश्वास नहीं है मेरा, छू के देख लेना, प्लग में उंगली घुसेड़ के देखना, अगर वापिस मेरे को जवाब देने लायक रह गए तो आप खुद चालक हो, और वापिस कभी जवाब नहीं दे पाए, बाकी लोग समझ जाएंगे कि आप चालक थे, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी भी चालक का एक एग्जाम्पल है। इंसुलेटर में सिर्फ एक नाम बताऊंगा, एबोनाइट, एबोनाइट ऐसा करके एक नाम आता है, एबोनाइट, ठीक है। वो अपने सैफ अली खान वाली बेबो, वो कुछ चालक है, इंसुलेटर, एबोनाइट। एक सेमीकंडक्टर आते हैं अर्धचालक, में मोटा मोटी सिलिकॉन, जर्मेनियम, और एक नाम गैलियम आर्सेनाइड, से ज्यादा अपने को कुछ याद नहीं रखा। बस कंफ्यूजन एक कारण है, इसके मैं बता रहा हूँ, वो है पानी का।
जल का, वाटर का एक कंफ्यूजन। वाटर क्या कई तरह का है, में एक होता है डिस्टिल्ड, एकदम प्योर है भाई साहब, इसमें कुछ अशुद्धि नहीं, कुछ भी इसमें अशुद्धि क्या, कोई मिनरल भी नहीं। डिस्टिल्ड वाटर ये एकदम कुचालक होता है, ये चालक नहीं होता, ये याद रखना है, ये इंसुलेटर है। बाकी जितने प्रकार के पानी है नॉर्मल ले लो अपना पीने वाला, या आप कह लो कि भाई कोई लिखा हुआ है अम्लीय यानी कि एसिडिक, कहीं लिखे क्षारीय यानी कि बेसिक, सोल्टी, ऐसे जो भी पानी है वो सब चालक है। लेकिन ये एक है डिस्टिल्ड, ये कुचालक है। इसका लॉजिक बस इतना है कि मान लो कोई पानी, पानी से भरा हुआ डब्बा है, अब इतना शुद्ध है कि इसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं, कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं जो आवेश को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके चला जाए, इतना शुद्ध है। तो जब आवेश को ले जाने वाला ही नहीं है, आवेश जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं, धारा नहीं बहेगी, इसका मतलब तरल। बाकी पानी में चाहे अम्लीय, क्षारीय, सोल्टी, नॉर्मल अपने वाला, उनमें थोड़े बहुत ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, पार्टिकल होते हैं, मिनरल होते हैं, जो आवेश को इधर से उधर ले जाए, ये है। क्या ये याद रखना, डिस्टिल्ड वाटर एकदम कुचालक है। बाकी आपको यकीन ना हो कि पानी भी चालक होता है नॉर्मल वाला, सेम एग्जांपल करके देखना, टब में बैठना, पानी से भरना और तार घुसेड़ देना, अगर मेरे को उत्तर देने लायक रह गए तो पानी कुचालक है, और अगर उत्तर नहीं दे पाए तो पक्का हम सबको पता चल जाएगा कि पानी चालक ही, नॉर्मल वाला। अब इस चक्कर में डिस्टिल्ड वाटर में बैठ के देख मत लेना, कहीं हाथ इधर उधर लग गया मर मर आ जाओ। तो कुल मिला के आज की राम कहानी इतनी है। अब आधे घंटे में अपन एक क्लास और लेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ये लंबी आपको लग रही होंगी पर मैं समझा बिल्कुल जीरो। बाकी लोगों की तरह मैं भी 20-20 आधे आधे घंटे में करवा सकता हूँ, क्या है, बोलना है, लिखना है। मैं चाहता हूँ कि एक बार देख लिया तो बस खत्म, पर नहीं। चलो छोड़ो, आपको पसंद है, वरना लिख देना कभी। क्या, तो एक क्लास और लेंगे, अब वो आधे घंटे या 40 मिनट का कारण है, कई बार सवाल सवाल ये ट्यूबलाइटर, बल्ब, जनरेटर इन पे आते हैं, तो 2-3 मिनट में इनको खत्म करेंगे, क्योंकि अब अपन समझ चुके हैं इलेक्ट्रिक। और मिलते हैं।